हेलो। नमस्कार स्टूडेंट। आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल लेबल मैथ्स पे स्वागत है। तो हम लोग सीटेट जनवरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इसमें पेपर फर्स्ट और सेकंड में जो मैथमेटिक्स आने हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के योग, मल्टीप्लिकेशन या उसके बेसिक जो भी उस टाइप उसके लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें आपको हमने कई शॉर्टिक्स और कई भी तरीके भी बताया जिस तरह से क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं। वैसे बेसिकली अभी तक जो प्राकृतिक संख्या से ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पेपर फर्स्ट में ही पूछे जाते हैं, सेकंड में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं पेपर सेकंड में क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर सेकंड में भी प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। बट ये है कि ज्यादा बिटेज इसका पेपर फर्स्ट में रहता है, दैट मीन्स प्राइमरी वालों के लिए रहता है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्राइमरी और जूनियर का कंबाइंड मैथ्स पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए। आगे चल के हम प्राइमरी का अलग कर देंगे और जूनियर का अलग कर देंगे, क्योंकि आगे चल के जूनियर और प्राइमरी के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल में इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है थोड़ा सा। अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जिसको आप सीबीएसई वाले प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारे नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अप्रॉक्स लगभग हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे, शुरुआत करेंगे अभाज्य संख्याओं से। कहाँ से? अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो ऐसे बेसिकली हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आपको पढ़ा रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने अभाज्य संख्या के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया था। फिर भी हम यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट करते हैं अभाज्य संख्याएं होती क्या है। कहीं कहीं इन अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्या के नाम से लिखा मिलता है। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्याएं जो है ना, आपको एग्जाम में कभी कभी रूढ़ संख्या लिखी मिल जाती है। तो रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या दोनों एक ही संख्याएं हैं। इनको हम बेसिकली प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं, अगर डिवाइड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वन से डिवाइड होती है और स्वयं से डिवाइड होती है। बस वन से और स्वयं से। तो ऐसी संख्याएं जो वन से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो। किससे? वन से डिवाइड हो रही हो और स्वयं से विभाजित हो रही हो। डिवाइड मतलब विभाजित हो रही हो। तो ये संख्याएं हमारी कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है बातें? समझ में आ रही है? तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में या गुणनखंड के रिस्पेक्ट में पूछें, तो जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। पहली शर्त हमने क्या बताया कि जिनके पास जो डिवाइड होने के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो जो एक से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो जाए, वो हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें या गुणनखंड के रिस्पेक्ट में बात करें, जिनके पास सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। एक कौन? पहला तो वो संख्या वन, और दूसरी संख्या कौन सी? आप बताइए भाई। दूसरी संख्या कौन सी? यही स्वयं। सिर्फ उसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वन और दूसरी वो स्वयं। तो दोनों के रिस्पेक्ट में बात का मीनिंग एक ही हुआ कि ऐसी संख्या जिनके पास क्या हो, गुणनखंड के रूप में वन और स्वयं हो, या डिवाइड के रिस्पेक्ट में या भाग के रिस्पेक्ट में देखें, डिवीजन के रिस्पेक्ट में देखें, तो वन और स्वयं से जो डिवाइड हो जाए वही संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है। तो कुछ अभाज्य संख्या के बारे में कुछ तथ्य हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु करके आप हेडिंग बना सकते हो। चलो हम खुद ही लिख देते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या लिखना है आपको। और ये कर्सर थोड़ा सा लैग कर रहा है, एक मिनट आप वेट करिए, इसको सही कर लेते हैं। चल, तो महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो हम बेसिकली जो हमारे एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होने हैं, अ, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाते हैं कि जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, अभाज्य, या आपका ऐसी कोई सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है अभाज्य में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं, एसएससी में पूछे जा चुके हैं, सीडीएस पूछे जा चुके हैं, आरआरबी पूछे जा चुके हैं, सीटेट में भी बहुत बार पूछे जाए, मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा बचता नहीं जहां से अभाज्य संख्या को क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो पहला पॉइंट हम यही सबसे सिंपल लिखेंगे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है? दो होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन होती है? दो होती है। दूसरा पॉइंट, एक से लेकर एक से 50 तक, छोटा टुकड़ा में करके लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर याद रहे। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती। 1 से लेकर 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तीसरा आपका क्या है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल आपके पास 25 अभाज्य संख्याएं होती है। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको ये बातें बहुत छोटी सी लग रही होंगी, बहुत सिंपल सा लग रहा होगा कि ये बातें मतलब छोटे छोटे पॉइंट सर क्या लिखा रहे हैं। इसलिए लिखा रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन को आप क्या करोगे? इसके लिए आप टाइम बेकार करोगे। टाइम बेकार करने का सेंस क्या है कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपसे पूछेगा 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। आप क्या करोगे? सभी अभाज्य संख्याओं को लिखोगे या वैसे उंगली पे ही काउंट करोगे, बट आप काउंट करने में टाइम लगाओगे, 2 मिनट 1 मिनट जो भी लगेगा। तो आप वहां पे काउंट करने में टाइम, इससे बेटर क्या है कि आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं कि ये चीजें यहाँ पे इतनी है। 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक टोटल कितनी? 100 कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात आती है थोड़े से गुणनखंड से रिलेटेड, अगर इसकी बात करें तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया। देखो इसमें जो आपको हम पॉइंट्स दे रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता, 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? क्या आप बताएंगे? चलो हम वेट कर लेते हैं क्या होगा। 101 क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। ठीक है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके पास कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होंगे? दो। वैसे तो अभी मैंने इसको बताया, लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अगर लिख देते हैं आपको। नोट्स जो क्रिएट कर रहे हो और नोट्स पूरा कंप्लीट कर ले, नोट्स बना के रखें। प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के सिर्फ कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। प्रत्येक अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होने का मतलब क्या हुआ? दो गुणनखंड जैसे कि आपका एक खुद ही रहेगा और दूसरा कौन रहेगा? स्वयं। तो एक और स्वयं, दो यही संख्याएं होती हैं उनके पास, और इसके अलावा कोई भी संख्याएं नहीं होती। क्लियर है इतनी बातें? डन है। ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभाज्य संख्या के बाद हमारे पास बात आती है सअभाज्य संख्या की। आपने नाम सुना होगा सअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम बोलते हैं। सह अभाज्य
संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें सहअभाज्य संख्या क्या है, तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ, अगर हम संख्याओं के मतलब सहअभाज्य संख्या जो होती है हमेशा ग्रुप में होती है, पेयर में, जिसको हम युग्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। ये हमेशा युग्म में रखी गई होती हैं। युग्म में रखी गई होने का सबसे ये संख्या हमेशा युग्म में होती हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म होता है जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। ऐसी संख्या जिनके पास कोई भी कॉमन गुणनखंड, एक हिसाब से बोल सकते हो कॉमन गुणनखंड एक के अलावा कुछ भी नहीं होता। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 4 और 5, 4 का हम गुणनखंड करें तो 1 गुणे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 5। दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ यही एक है। दोनों में कॉमन कौन है, सिर्फ यही एक संख्या यहाँ पे कॉमन है, कौन है वो, एक है, 1 और 1। इसके अलावा और कोई भी कॉमन यहाँ पे है ही नहीं है। कोई है कॉमन यहाँ पे क्या, कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे कोई कॉमन संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो क्या हो, जिनके बीच में कॉमन सिर्फ कौन आ रहा हो, एक आ रहा हो, 1 आ रहा हो, वो क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। और संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर है बातें। जैसे अब यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको बताएं जो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, और पूछा जाने का सेंस क्या है, अब जैसे आपको दे दिया गया 15 और 16, आपसे पूछा गया क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अभाज्य को लेके यही दिमाग में आता है कि ऐसी संख्या जिनमें जिसका एक और स्वयं ही गुणनखंड हो, उसके अलावा और कोई गुणनखंड ना हो, वही हमारे क्या होती है, अभाज्य होती है। लेकिन सहअभाज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। सहअभाज्य में अभाज्य के से रिलेटेड कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें अभाज्य सहअभाज्य उसको बोलते हैं मतलब जिनकी संख्याओं का गुणनखंड बनाया जाए। जैसे 15 का अगर आप गुणनखंड लोगे तो क्या बनेगा, आप बता सकते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5 बन जाएगा। 16 का ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 गुणे 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, यही बनेगा। अब इनमें से कॉमन की अगर हम बात करें तो एक और एक, और सहअभाज्य इसी को बोलते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याओं का युग्म, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें जिसमें से क्या कंडीशन हो कि उनका जब गुणनखंड किया जाए तो उसमें जो कॉमन संख्या मिले, कॉमन नंबर मिले, वो हमको क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलना चाहिए। ऐसी कंडीशन की जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं बोला करते हैं। तो सहअभाज्य संख्या में तो सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको एक ये बता दे, ये है, अगर आपसे कोई पूछे 4 सहअभाज्य संख्याएं बताइए, 5 सहअभाज्य संख्याएं बताइए, तो कुछ भी नहीं करना भाई आपको। आप अगर आपके क्वेश्चन में कोई दो लगातार संख्या दे दी जाए ना तो 100% सहअभाज्य है। कोई भी आप दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार संख्या है। जैसे यहाँ पे हमने 15 16 लिया है, यहाँ पे देखो हमने 4 5 लिया है, 15 16 लिया है। तो इस तरह से कोई भी नंबर्स आप उठा लो, लगातार संख्या, कोई भी लगातार नंबर आप यहाँ पे उठा लो, आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप किसी लगातार नंबर को उठाओगे वो सब की सब क्या है, सहअभाज्य ही है। सारी की सारी संख्याएं क्या है, वो सहअभाज्य ही बना रही होंगी, उसमें और कुछ नहीं बन रहा होगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, डन है, ठीक। चलिए, इतनी चीजें अभाज्य और सहअभाज्य समझ में आया, अभाज्य और सहअभाज्य क्लियर हो गया। अभाज्य और सहअभाज्य क्लियर होने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो सीटेट, रेलवे, सीडीएस आदि कई जगह पे पूछे गए हैं। और मस्ट नहीं कि आपके हम सीटेट के एग्जाम कराएं, आपको क्वेश्चन कराएं, सॉरी एग्जाम नहीं, एग्जाम्पल या क्वेश्चन सीटेट के ही कराएं। इससे क्या है कि जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में सीटेट में जो पूछा गया उसी पैटर्न का है। हो सकता है आपके जो छोटे एग्जाम्स हैं या बड़े एग्जाम्स में कुछ छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे आरआरबी में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन जगहों से भी वो क्वेश्चन को अडॉप्ट करके दे सकते हैं। आपके लेवल में जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को उठा के दे सकते हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चन को साथ में करते चलेंगे और सीटेट में भी जो क्वेश्चन आए होंगे उनके बारे में चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे
छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकीय दो अंकीय अभाज्य अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब देखो, पहला सवाल हमने बनाया कि क्या लिखा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमको सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब ये अभाज्य संख्या कैसे पता करेंगे, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। सबसे छोटी की बात करें, दो अंक की शुरुआत होती है 10 से। दो अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से होती है कि नहीं होती है। दो अंक की शुरुआत होती है 10 से, बट अभाज्य संख्या इसके जस्ट बाद वाली 11 है। तो सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या संख्या कौन होगी, 11 हो गई। अब आते हैं सबसे बड़ी पे, तो सबसे बड़ी संख्या दो अंकों की है 99। सबसे बड़ी संख्या दो अंक की कौन सी है, 99 है। लेकिन 99 तो आपकी अभाज्य संख्या है नहीं। तो 98 भी नहीं है, क्योंकि भाई जिसके अंत में 2 4 6 8 होता है वो 2 से विभाजित हो जाती है, मतलब 98 भी नहीं हुई। 98 से पीछे आते हैं 97, और यही वह संख्या है जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। अब इसको कैसे पता है कि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 9 और मतलब 97 का कोई भी ऐसी संख्या नहीं विभाजित करती है स्वयं और 1 के अलावा। तो हमको क्या पूछा गया, सबसे बड़ी दो अंक की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी दो अंक की अभाज्य संख्या क्या क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो माइनस, इसका माइनस कर दिया, ये क्या बन गया भाई, ठीक। इनका आप अंतर निकालो, 7 में से 1 गया 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8, कितना बन गया 86। कितना बन गया 86 आ गया, 86 प्राप्त हो गया आपका। यही आपका आंसर हो गया। देखो, बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बट आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं और पूछा हमसे क्या गया है। और इसके लिए आपको छोटी छोटी बेसिक जानकारी को इकट्ठा रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसी भाज्य और अभाज्य से ही हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा, दूसरा क्वेश्चन 100 से 120, 100 से 120 के बीच, 100 से 120 के बीच सभी, चलो सभी अभाज्य संख्याओं का योग, सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या, आप सोचो। 100 से 120 के बीच की बात कर रहे हैं, तो मतलब कहाँ से शुरू होना है हमारा, 100 से शुरू होना है, उसके बाद 101, सो आन कहाँ तक, 120 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 120 तक जाना है। अब यहां से समझो ध्यान से, 100 से 120 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं जिसके बारे में आप जानते हो। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था कि 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 101 होती है। तो मतलब पहला तो अभाज्य खुद ही मिल गया, पहला अभाज्य खुद ही मिल गया। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन हो सकती है, 102 तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब आपके पास बचता है 103। 103 भी ऐसी संख्या है जो किसी अनदर से विभाजित नहीं होने वाली है। 103 भी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होने वाली। अब 103 के बाद कौन बचता है, 103 के बाद आपके पास 104 हो जाएगा 2 से, 105 वो भी हो जाएगा ना, 15 के टेबल में शायद आता है। 106 सिंपल सी बात है, 2 से ही विभाजित है। बचता है आपके पास अगला नंबर कौन सा, 107 बचता है। कौन बचता है, 107। 107 के बाद कौन सी संख्या हो सकती है, और कोई बात, 108 बिल्कुल नहीं होनी है। 109, हाँ बिल्कुल हो जाएगी 109। 109 के अलावा उसके पहले कोई संख्या नहीं, 108 ऑलरेडी है। 109 और इसके बराबर आता है 113। अगली संख्या कौन सी होगी, 113।
इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, ये सभी संख्याएं कहीं ना कहीं से पूर्ण रूप में विभाजित हो जाती हैं। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया, 100 से 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो हमको इन्हीं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो वैसे तो 100 बच्चे 500 हो गया। अब इसमें कितना बचा, 13, 13, 9, 7, 3, 7, 3, 10, 1, 11, 11, 9, 20, 10, 30, 3, कितना हो जाएगा, 33। मतलब टोटल हो गया 533। कितना आ गया आपका, 533 प्राप्त हो गया आपको। कितना प्राप्त हो गया भाई, 533 प्राप्त हो गया। क्लियर है बातें, आपको समझ में आ रही हैं, डन, ठीक। तो 533 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके प्रथम 5 प्राइम नंबर्स के सम बताओ। अंतिम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कहाँ तक खोजने जाओगे। हाँ, ये हो सकता है 100, वो 1 से 100 तक अंतिम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 1 से 100 तक के अंतिम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, क्योंकि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 100 तक अभी हमने लिखा था 25 संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आपसे उसमें प्रारंभ का अंत का कहीं से भी पूछ सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर देते हैं। एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, कहाँ से, प्रथम 5, कहाँ से कर दे, प्रथम 5। क्या बन गया भाई, शार्पनर इरेजर नहीं काम कर रहा भाई, क्या दिक्कत है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम 5 कौन कौन होगा। आपका सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई प्रथम 5 में, क्या बताओगे आप। सिंपल सी भाई, कितना, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। और कुछ होगा, नहीं ना। तो कितना हो जाएगा, 11 नहीं, 1 लिख लिया, 11 है। 11 7 18, 18 2 20, और 5 3 8, कितना हो जाएगा, 28। 28 आ गया आपका आंसर, सिंपल सा। तो कुछ इस तरह से आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इससे हट के ना। तो आपको अभाज्य और अभाज्य से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। भाज्य और अभाज्य से कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्याओं का योग, भाज्य संख्याओं का योग, इस तरह से क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन फॉर्म फॉर्म करने का, या फॉर्मेशन क्रिएट करें, नंबर फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। आपके पास हो सकता है नंबर फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। नंबर फॉर्मेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको कुछ संख्याएं दे दी है, कुछ अंक दे दिए गए, कुछ अंक क्या कर दिए जाते हैं, आपको कुछ अंक दे दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हमको सॉल्व कर दे। जैसे आपको दे दिया गया 3 5 2 0 1 से आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या तो शायद जो लिखा गया यही है, नहीं है। अभी थोड़ा सा चेंज करोगे, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या शायद 53201 हो जाएगा। और छोटी से छोटी संख्या की अगर हम बात करें, इसके छोटी से छोटी संख्या की अगर हम बात कर दें, तो क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या, सिंपल सी बात है, 1 0 2 3 5। रीजन क्या है कि जितने अंक आपको दिए गए हैं, सभी अंक का यूज होना चाहिए, सभी अंक का उपयोग होना चाहिए। अगर सभी अंक का उपयोग नहीं होता है, नहीं हो रहा है, तो आपकी वो संख्या उतने अंक की नहीं बनने वाली है। अगर हम जीरो को पहले उठा के रख देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 1 2 3 5 बन जाएगा। जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। 0 1 2 3 5, इसमें जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 1 2 3 5 बनाए, 4 डिजिट की संख्या हो गई। तो क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएंगे कि आपको 4 5 अंक दे दिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको फॉर्मेशन करके बताओ, नहीं। छोटी संख्या फॉर्म करो, नहीं। बड़ी संख्या फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए था कि ये चीजें इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। बट इसके क्वेश्चन के फॉर्मेशन कैसे होंगे, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में कि क्वेश्चन इसके बनते हैं, बनेंगे कैसे।
वैसे सवाल आपका बनेगा, 2, 1, 5, 7, 2 से बनने वाली से बनने वाली, भाई क्या प्रॉब्लम है ये, बार बार बफर कर रहा है, बनने वाली, हम्म, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी से बड़ी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, भाई सिस्टम बहुत लैग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको। बड़ी से बड़ी संख्या और, हम्म, हम्म, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। बड़ी से बड़ी संख्या और, फिर से वही तो इशू, छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर, अब देखो क्वेश्चन इस तरह से कुछ बनेंगे। देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, राइटिंग बहुत बेहतरीन नहीं है हिंदी की, ठीक। तो आपको नंबर दिया गया, डिजिट दिए गए 21572, क्या क्या दिया गया, टू 21572, इनसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम बनाए, इनसे क्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम बनाते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बने, आप बता सकते हैं। देखो 7, 5, देखो ये सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो सिस्टम लैग करने की वजह से आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, थोड़ा सा सिस्टम को सुधार सुधार के, इसमें कोई इशू हो क्रिएट हो गया जिसकी वजह से बार बार लैग कर रहा है। फिर भी ट्राई करते हैं, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो सॉल्व करने के बाद हम बंद करते हैं। तो कितना, 5, 2, 2, 1, यही बनेगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 1, 2, 2, 5, 7, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। 11 से 7 सब्ट्रैक्ट हो कितना आएगा यहाँ पे, 11 से अगर 7 को निकाल दिया जाए तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 11 से 5 गया, 6 आ गया। फिर से यहाँ 11 से कितना जाएगा, 2 जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ 4 से 2 गया कितना, 2 आ गया। 7 से 1 गया कितना, 6 आ गया। मतलब 62,964 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62,964 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल सा, क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। तो ठीक है भाई, आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी के साथ। थोड़ा सा सिस्टम का कोई इशू क्रिएट हो रहा है। ओके, धन्यवाद।